दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। यह घटना दिल्ली की है। अपने बेटे की तस्वीर के सामने खड़े जय भगवान की आंखें बार बार फड़क रही थीं। हाथ में रुमाल लेकर वह अपनी आंखों में आई आंसुओं की बूंदें पोंछ रहा था। वह बार बार एक ही बात बुदबुदा रहा था। बेटा, आज मेरी लड़ाई खत्म हो गई है। मैंने तुम्हारे इकलौते हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तुम जहां भी हो, यह सुनिश्चित करना कि तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे हत्यारों को उनके किए की सजा दिलवाए। ये कहते कहते जय भगवान अचानक रोने लगे। रोते रोते उनकी आंखों के सामने अतीत के वे पल घूम रहे थे, जिन्होंने अचानक उनकी चंचल जिंदगी को आंसुओं में बदल दिया था। दिल्ली के बाहर समालखा में रहने वाले जय भगवान प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके दो ही बेटे थे, बड़ा बेटा रॉबर्ट रवि और छोटा बेटा डैनी। 18 साल की उम्र में 10वीं में पढ़ने वाले रवि ने पिता की मदद के लिए ग्रामीण ऑटो चलाना शुरू कर दिया था। 3 साल बाद रवि के माता पिता को रवि की शादी की चिंता सताने लगी। समालखा की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले शेर सिंह जय भगवान की ही बिरादरी से थे। शेर सिंह की पत्नी कमलेश राजस्थान के अलवर जिले के टपुकड़ा की रहने वाली थी। उन्होंने रवि को अपनी साली शकुंतला से शादी करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत होने लगी। बातचीत के बाद शेर सिंह की साली शकुंतला के साथ रवि का रिश्ता तय हो गया। शकुंतला के पिता पतराम और मां भगवती की 6 संतानें थीं, 3 बेटे और 3 बेटियां। कमलेश की सबसे बड़ी बेटी की शादी शेर सिंह से हुई थी। शकुंतला 5वीं बेटी थी। उससे छोटा एक और लड़का था, जिसका नाम राजू था। रवि और शकुंतला की शादी 8 फरवरी 2011 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुई, लेकिन शादी की पहली रात कुछ रस्मों की वजह से रवि अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात नहीं मना सका। संयोग से अगले दिन किसी नक्षत्र योग के चलते शकुंतला को पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाना पड़ा। किसी नक्षत्र योग के चलते शकुंतला को 1 महीने तक अपने मायके में ही रहना पड़ा। किसी तरह 1 महीना बीता और 21 मार्च 2011 को रवि अपनी पत्नी शकुंतला को अलवर स्थित अपने ससुराल से वापस दिल्ली ले आया। शकुंतला थकी हुई थी, इसलिए उस रात भी रवि अपनी पत्नी के साथ सुहागरात पूरी नहीं कर पाया। अगली सुबह शकुंतला ने पूरे परिवार के लिए दिन का पहला खाना बनाया। बाद में जय भगवान अपनी नौकरी पर चला गया। दोपहर में शकुंतला अपने पति रवि को साथ लेकर इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाली अपनी बड़ी बहन कमलेश से मिलने चली गई। लेकिन शाम 7 बजे तक जब उसका बेटा और बहू घर नहीं लौटे, तो जय भगवान ने रवि के बेटे को मोबाइल पर कॉल किया। उसका फोन स्विच ऑफ था। जय भगवान अपने छोटे बेटे को लेकर रवि की ससुराल चला गया। शकुंतला ने उसे बताया कि रास्ते में रवि के कुछ दोस्त मिल गए हैं। रवि उसे घर पर छोड़कर कुछ देर में वापस आने की बात कहकर चला गया, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। जय भगवान अपनी बहू शकुंतला को उसकी बहन के घर से अपने साथ ले आया, लेकिन पूरी रात बीतने के बाद भी रवि घर नहीं लौटा। अगली सुबह 23 मार्च 2011 को जय भगवान ने अपने बेटे के लापता होने की खबर कामसेड़ा थाने में लिखाई। रवि के लापता होने की खबर पाकर अगले दिन शकुंतला के परिजन भी अपने पड़ोसी कमल सिंह के प्रति संवेदना जताने जय भगवान के घर पहुंचे। वे सभी भी जय भगवान के साथ मिलकर रवि की तलाश में दौड़ पड़े। कई दिनों तक जब रवि नहीं मिला, तो शकुंतला के परिजन उसे 10 दिन बाद वापस अलवर ले गए। इसी तरह समय तेजी से बीतता गया। कामसेड़ा पुलिस ने लापता लोगों की तलाश के लिए तमाम जांच पड़ताल की। जिन लोगों पर परिजनों को रवि के लापता होने का शक था, उन सभी को बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बेटे का सुराग नहीं मिला। जय भगवान ने उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट दाखिल किया, जिस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होते ही दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों के कान खड़े हो गए और इसके आधार पर जय भगवान की शिकायत पर 16 अप्रैल 2011 को कामसेड़ा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा आईपीसी 365 अपहरण के तहत रवि के लापता होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली। जब जय भगवान से पूछताछ की गई, तो उसने पुलिस के सामने अपना शक जाहिर किया कि उसे शकुंतला के भाई राजू और उसके पड़ोसी कमल सिंह पर शक है। वह कोई ठोस कारण नहीं बता सका, लेकिन उसने बताया कि शादी से पहले कमल हमेशा शकुंतला के परिवार से मिलने जाता था, जबकि वह उनका रिश्तेदार नहीं था। हालांकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी उन्हें बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई शक नहीं मिला जिसके आधार पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने शकुंतला, उसकी बहन कमलेश, जीजा शेर सिंह और उसके भाई राजू के साथ कमल सिंह से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस को शक है कि रवि की शादी उसकी मर्जी के बिना नहीं हुई थी, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं चला गया। इस बिंदु पर भी जांच की गई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। रवि के पिता ने कमल सिंगला नामक युवक पर आरोप लगाया, जो उस समय 19 साल का भी नहीं था, इसलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकी। वैसे भी पुलिस के पास कमल के खिलाफ कोई सबूत नहीं था जिससे उस पर रवि के अपहरण का आरोप लगाया जा सके। जांच में यह भी पता चला कि घटना वाले दिन कमल अलवर में था। जहां तक राजू के इस घटना में शामिल होने की बात है, तो वह अपनी ही बहन के पति का अपहरण क्यों करेगा, जिसकी शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और ना ही पुलिस को रवि के अपहरण या हत्या के पीछे कोई सबूत मिल सका। पुलिस को साफ तौर पर लगा कि रवि की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर है जिसे परिवार के लोग छिपा रहे हैं और उसकी पत्नी व अन्य लोगों को उसके लापता होने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पुलिस को लगा कि या तो रवि का विवाह से पहले किसी अन्य लड़की से संबंध था, या फिर उसका अपने पेशे से संबंधित ग्रामीण सेवा के ड्राइवर से पुराना विवाद था और शायद इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई। कब्सा हेड़ा पुलिस ने कई ड्राइवरों और रवि के टेम्पो मालिक से भी कई बार पूछता कि उसके चरित्र और दुश्मनी के बारे में भी जानकारी हासिल की गई, लेकिन जांच में कोई सबूत नहीं मिला। इस दौरान हाईकोर्ट को सितंबर 2011 में पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट जारी करनी थी, लेकिन कोई प्रगति न होने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयोग को जांच किसी सक्षम एजेंसी को सौंपने को कहा। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आयोग ने अक्टूबर 2011 में रवि के अपहरण की जांच की जिम्मेदारी अपहरण विरोधी इकाई को सौंप दी। उन दिनों मानव तस्करी विरोधी इकाई को अपहरण विरोधी इकाई के नाम से जाना जाता था। इस मामले की जांच का काम पहले इसी इकाई के एसआई हरिवंश को सौंपा गया था। फाइल हाथ में लेने के बाद उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया और फिर नई यूनिट से सभी संदिग्धों को बुलाकर पूछताछ का काम शुरू किया। इस काम में 2 महीने बीत गए। इससे पहले कि वे जांच को आगे बढ़ा पाते, उनका क्राइम ब्रांच से तबादला हो गया। इसके बाद जांच का काम एसआई रजनीकांत को सौंप दिया गया। रजनीकांत को लगा कि कमल सिंगला जैसे अमीर परिवार के मध्यम वर्गीय परिवार से ऐसी क्रूरता के पीछे जरूर कोई वजह होगी। उन्हें रवि के पिता जय भगवान के आरोपों में कुछ सच्चाई नजर आई। अब तक की पूछताछ में 3 मुख्य संदिग्ध कमल सिंगला, शकुंतला और उसका भाई राजू एक ही कहानी बता रहे थे। अगर वे झूठ बोल रहे थे तो सच सामने लाने का एक ही तरीका था कि उनके लाए डिटेक्टर की जांच की जाए। वैसे भी रजनीकांत को लगा कि इस मामले में शकुंतला और कमल शामिल हैं, इसलिए तीनों संदिग्धों से लंबी पूछताछ के बाद रजनीकांत ने कोर्ट से आदेश लेकर 2 मार्च 2012 को शकुंतला, उसके भाई राजू और कमल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जांच अधिकारी को रजनीकांत से उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि तीनों ने ही टेस्ट पास कर लिया था। लेकिन किसी कारणवश रजनीकांत रिजल्ट से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और दूसरे पहलुओं को देखते हुए जांच जारी रखी। रवि के परिवार द्वारा शकुंतला और उसके परिवार पर आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने जय भगवान के घर आना भी बंद कर दिया। संयोग से जांच अधिकारी रजनीकांत का भी तबादला हो गया। उसके बाद एसआई सूरज भान के आए। कुछ महीने बाद उनका भी तबादला हो गया। फिर एसआई धीरज को टेस्ट मिला। कुछ महीने तक टेस्ट उनके हाथ में रहा। फिर उनके तबादले के बाद एसआई बलविंदर को टेस्ट का जिम्मा सौंपा गया। फिर 2017 शुरू होते ही उनका भी तबादला हो गया। इसके बाद एसआई जोगेंद्र सिंह को टेस्ट की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान मार्च 2017 में हाईकोर्ट ने इस केस की स्टेटस रिपोर्ट देखकर पुलिस को तीनों संदिग्धों की ब्रेन मैपिंग कर नार्को टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। एसआई योगेंद्र ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तीनों के टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी। तीनों संदिग्धों को कोर्ट में पेश कर जोगेंद्र सिंह ने ब्रेन मैपिंग के लिए उनका समर्थन भी हासिल कर लिया। इसके बाद 2 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2017 के बीच गांधीनगर, गुजरात में ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया। वहां कमल और राजू ने टेस्ट कराया, लेकिन शकुंतला ने तबीयत ठीक न होने की बात कहकर ब्रेन मैपिंग कराने से मना कर दिया। लेकिन ब्रेन मैपिंग के नतीजे पुलिस के सामने आए, जिसने जोगेंद्र सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ब्रेन मैपिंग टेस्ट में राजू सही पाया गया, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिससे इस मामले में अब कमल सिंगला के शामिल होने का शक होने लगा था। ऐसा ही जोगेंद्र सिंह समझ गए थे कि इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इस पर रोक लगानी पड़ेगी। वे जांच को आगे बढ़ा ही रहे थे कि मार्च 2018 में उन्होंने भी अचानक अपना इरादा बदल दिया। जोगेंद्र सिंह की जांच से कम एक कदम आगे बढ़कर जांच के लिए एक लक्ष्य भी तय कर दिया गया।
इसी बीच एसआई करमवीर मलिक को जांच के नए अधिकारी के तौर पर रवि के अपहरण मामले की फाइल सौंपी गई। जांच का जिम्मा संभालते ही उन्होंने सबसे पहले पूरी फाइल का अध्ययन किया। मामले की पेचीदगियों को समझने के बाद उन्होंने अपने दो सबसे खास एसआई जयवीर और नरेश के साथ कांस्टेबल नरेंद्र की एक टीम बनाई। इसके बाद अलवर से उन 3 संदिग्धों को लाने के लिए टीम भेजी जिनका नाम इस मामले में बार बार आ रहा था। जब जयवीर और नरेश अलवर के टपकुड़ा गए तो संयोग से वहां उनकी मुलाकात राजू से हो गई। राजू ने पूछताछ में जो कुछ भी बताया उसके बाद एक अलग ही कहानी सामने आई। पता चला कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद जब शकुंतला और कमल गुजरात से लौटे तो कुछ दिन बाद शकुंतला अचानक घर से भाग गई। पिछले कुछ समय से कमल जिस तरह शकुंतला के करीब आ रहा था और शकुंतला भी उसके साथ काफी समय बिता रही थी, उसे देखकर परिवार को लगा कि शकुंतला के भागने में कमल का हाथ है। इसलिए उन्होंने कमल से शकुंतला के बारे में पूछा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे शकुंतला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए परिवार ने कमल सिंगला के खिलाफ शकुंतला के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की पकड़ से पहले ही कमल भाग गया। अलवर पुलिस कमल की तलाश कर रही थी। इसी बीच कमल के ड्राइवर बबली ने राजस्थान हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि उसने शकुंतला से शादी कर ली है और पुलिस उसके मालिक को बिना वजह परेशान कर रही है। बबली ने आर्य समाज मंदिर में शकुंतला को विवाह का प्रमाण पत्र भी दिया था। साथ ही शकुंतला के पास एक वचन पत्र भी था जिसमें उसने बबली से विवाह करने का वादा किया था। हाई कोर्ट ने अलवर पुलिस को कमल के खिलाफ अपहरण का मामला खत्म करने के आदेश दिए थे। इसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी गई थी। शकुंतला के भाई राजू ने जो बताया उसे जानने के बाद एसआई जयवीर के मामले में दिलचस्पी काफी बढ़ गई। कमल से मिलने की उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई, लेकिन इससे पहले बबली से मिलना जरूरी था क्योंकि उसने शकुंतला से विवाह किया था। इसलिए सबसे पहले उसी पर शक हुआ। पुलिस टीम जब कमल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने टपुकड़ा थाने गई तो उन्हें केस फाइल में बबली के ड्राइवर का पता मिला। एएसआई जयवीर बबली का पता लेकर उसके गांव बागर पहुंच गए। बबली के घर में बबली के माता पिता, पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बबली की पत्नी से मिलते ही एएसआई जयवीर का सिर चकराने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी शकुंतला नहीं बल्कि कोई और महिला थी और वह भी 3 बच्चों की मां थी। कहानी में अब दिलचस्प मोड़ आया। पुलिस टीम ने लोगों से बबली के बारे में पूछा तो पता चला कि बबली कोटा जेल में डकैती के एक मामले में बंद है। अब क्राइम ब्रांच के लिए बबली से मिलना बेहद जरूरी था। जयवीर और नरेश ने लोगों से बबली के बारे में सारी जानकारी ली और कोटा की कोर्ट में उससे मिलने और पूछताछ करने की इजाजत मांगी। पुलिस टीम को पूछताछ की इजाजत मिल गई और जब जयवीर सिंह और उनकी टीम कोटा जेल में बबली से मिली तो रवि के डकैती के मामले की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। बबली ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं। वह 1.5 साल से कमल सिंगला के पास ड्राइवर का काम कर रहा है। कुछ महीने पहले जब उसके परिवार वाले अचानक शकुंतला के घर से भाग गए और कमल के खिलाफ शकुंतला के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई तो कमल ने बबली को कुछ पैसे दिए और उस पर दबाव बनाया कि वह हाई कोर्ट में यह शपथ पत्र दाखिल करें कि उसने शकुंतला से शादी कर ली है। बबली ने खुलासा किया कि वकील से कमल ने शकुंतला की शपथ पत्र और शकुंतला से उसकी शादी का सबूत हासिल कर लिया था। कमल ने शकुंतला की शपथ पत्र और शकुंतला से उसकी शादी का सबूत हासिल कर लिया था। नौकरी और पैसों के लालच में वह लाचार था, इसलिए उसने कमल के कहने पर यह काम किया। इस वजह से कमल के खिलाफ शकुंतला के अपहरण का मामला बंद हो गया। जिस कमल को पुलिस निर्दोष मान रही थी उसका सामने आ गया। पुलिस को यकीन हो गया था कि रवि के अपहरण और उसकी हत्या में कमल का ही हाथ होगा। शकुंतला के अपहरण में भी कमल का ही हाथ होगा। एएसआई जयवीर की टीम कमल सिंगला और शकुंतला की तलाश में कई बार अलवर गई, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाया। क्राइम ब्रांच की इस टीम में राजस्थान का एक कांस्टेबल हरिद्र संयोग भी शामिल था। उसकी मदद से पुलिस टीम को स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों से मिलनी शुरू हो गई जिससे कमल और शकुंतला के बारे में जानकारी सामने आने लगी। लेकिन इस प्रक्रिया में कई महीने बीत गए। इस बीच मानव तस्करी निरोधक इकाई के एसीपी सुरेंद्र गुलिया ने इंस्पेक्टर अमलेश्वर राय व एएसआई करमवीर सिंह, एएसआई जयवीर सिंह, नरेश कुमार व कांस्टेबल हरिद्र को जांच में तेजी लाने को कहा। तब तक पुलिस टीम ने कमल सिंगला का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था। कमल के फोन नंबर की निगरानी शुरू हुई और उसकी कॉल डिटेल निकलवाने का काम शुरू हुआ। रवि के अपहरण में कमल की भूमिका की पुष्टि हुई तो पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया। लेकिन जब वह कहीं नहीं मिला तो दिल्ली पुलिस ने उस पर 50,000 का जुर्माना घोषित कर दिया। इस बीच पुलिस ने उसके घर का वारंट भी जारी कर दिया। पुलिस की एक टीम अलवर में स्थायी रूप से बस गई।
मोबाइल फोन की लोकेशन वो उससे बात करने वाले व्यक्ति की जानकारी अलवर में बैठी पुलिस टीम को मिल रही थी, लेकिन कमल पुलिस टीम के वहां पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाता था। लेकिन जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने का फैसला करती है, तो बड़े से बड़ा शातिर अपराधी भी पुलिस के जाल में फंस जाता है। आखिरकार 27 सितंबर 2019 को कमल सिंगला को अलवर की शालीमार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ उसका एक घर भी था, जहाँ वो छुपाया छिपा हुआ था। हालांकि शकुंतला उसके साथ नहीं थी, लेकिन कमल की गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए काफी सुविधाजनक रही। जब पुलिस टीम उसे दिल्ली लेकर आई और उससे पूछताछ शुरू की, तो उसने हमेशा की तरह पुलिस को अपने झूठ में फंसाने की कोशिश की। लेकिन इस बार जांच टीम के पास उसके खिलाफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट से लेकर कोर्ट में बबली और शकुंतला के बीच शादी की झूठी शपथ तक कई पुख्ता सबूत थे, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब पुलिस टीम थोड़ी सख्त हुई, तो कमल सिंगला तोते की तरह सब कुछ बताने लगा। पूछताछ में पता चला कि रवि का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी, और इसमें उसके ड्राइवर गणेश महतो ने उसकी मदद की थी। उसने गणेश को 2012 में नौकरी से हटा दिया था, जिसके बाद वह बिहार चला गया था। कमल यह नहीं बता पाया कि ड्राइवर गणेश किस गांव का है और उसका फोन नंबर क्या है, लेकिन पुलिस को कमल से उसके दिल्ली में रहने वाले साले अनिल का नंबर मिल गया। पुलिस टीम ने उसी दिन अनिल से संपर्क किया और महतो के बारे में जानकारी हासिल की। अनिल को लेकर पुलिस टीम तुरंत बिहार के समस्तीपुर के चकमहेशी गांव पहुंची, जहां से गणेश महतो के बेटे सुरेश महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस टीम ट्रांजिट रिमांड पर गणेश को दिल्ली ले आई। इसके बाद कमल और गणेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। फिर उनसे की गई पूछताछ को एक साथ जोड़ दिया गया। पुलिस टीम दोनों को पकड़ा ले गई, जहां स्थानीय पुलिस ने कमल के कार्यालय के सामने खाली पड़े फ्लैट को जेसीबी मशीनों से खोदने में मदद की, जिसमें करीब 25 मानव अवशेष मिले, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। यह अवशेष रवि कुमार के थे या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए 10 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने जय भगवान और उसकी पत्नी के रक्त के नमूने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेजे थे। जांच की जटिलता से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली रवि कुमार के अपहरण और उसकी हत्या की कहानी है। यह बताती है कि कैसे प्यार में अंधे प्रेमी ने एक शातिर अपराधी की तरह न सिर्फ अपनी वारदात को अंजाम दिया, बल्कि 8 साल की जांच में भी पुलिस के होश उड़ गए। धड़ दस के टपुकड़ा में रहने वाली शकुंतला अचानक कमल सिंगला के संपर्क में आई। कमल का ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का कारोबार था। उसके कुछ ट्रक, टैक्सी और मेट्रो भी किराए पर थे। इसके अलावा कमल प्लॉट लेकर उनमें फ्लैट बनाकर बेचता था। 2010 में कमल ने शकुंतला के पड़ोस में खाली प्लॉट लेकर उसमें फ्लैट निर्माण कार्य करवाया। इस दौरान उसकी नजर बगल के मकान में रहने वाली शकुंतला पर पड़ी। कमल उस समय वयस्क भी नहीं था, जबकि वह पहले ही कदम रख चुका था, जिसकी नाज नक्श तीखी और शरीर मांसल था। यहाँ दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी और कमल किसी तरह शकुंतला के घर आने जाने लगा। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा और अवैध संबंध बन गए, जबकि बेटी की इस हरकत से परिवार अनजान था। इसी बीच 8 फरवरी 2011 को परिजनों ने शकुंतला की शादी संभाल खाने वासी रवि से कर दी। कमल को जब शकुंतला के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उसने शकुंतला का विरोध किया। उसने शकुंतला पर दबाव बनाया कि वह अपने परिवार से इस शादी से इनकार कर दे, लेकिन लोक लाज और अपने माता पिता के डर से शकुंतला ऐसा नहीं कर सकी। इसी उधेड़बुन में उसने किसी और से शादी कर ली। लेकिन कमल सिंगला ने तय कर लिया था कि वह शकुंतला की शादी किसी और से नहीं होने देगा। उसके मन में एक साजिश पनपने लगी। इसी साजिश के तहत जब शकुंतला के घर वाले पहली बार रवि से मिलने गए, तो कमल ने खुद ही घर वालों को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जब तक शकुंतला की शादी नहीं हो गई, तब तक जब भी रवि के घर गए, कमल ने ही उन्हें अपनी गाड़ी से दिल्ली पहुंचाया। किसी तरह शादी हो गई, लेकिन ससुराल जाने से पहले कमल ने शकुंतला से वादा लिया कि वह ससुराल तो जा रही है, लेकिन किसी भी कीमत पर अपना शरीर अपने पति को नहीं देगी। शकुंतला खुद मजबूरी में शादी कर रही थी, इसलिए उसने कमल से वादा भी किया कि ऐसा ही होगा। लेकिन अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो, तो तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा। शादी के बाद उसने इसी साजिश के तहत बहाने बनाए और रवि को अपना शरीर छूने भी नहीं दिया। इस बीच कमल का मन रवि से छुटकारा पाने के लिए तैयार हो गया। साजिश के अनुसार 20 मार्च 2011 को रवि अपने ससुराल टपुकड़ा अलवर पहुंचा, तो कमल भी उससे दोस्त की तरह मिला और दोस्त की तरह घूमता रहा। अगली सुबह रवि शकुंतला को अपने घर दिल्ली ले गया। इस दौरान कमल ने शकुंतला को अपनी साजिश बताई, जिसके अनुसार 20 मार्च की दोपहर को शकुंतला अपनी सास से जिद करके रवि को अपनी बहन के घर ले गई।
कमलेश का घर करीब 3 किलोमीटर दूर था। घर से निकलकर जैसे ही रवि शकुंतला को लेकर मुख्य सड़क पर किसी सवारी को बुलाने के लिए आगे बढ़ा, तो कमल अपने ड्राइवर गणेश से अपनी सफेद रंग की सेंट्रो कार का बोनट खोलकर सामने मिला। रवि और शकुंतला को देखकर उसने चौंकते हुए कहा कि वह किसी काम से संभाल कर आया था, लेकिन कार बंद हो गई जिसे उस समय ठीक कर दिया गया था। कमल ने साजिश के बहाने जिद की और रवि और शकुंतला को कार में बैठा लिया और कहा कि वह उन्हें कमलेश के घर छोड़ देगा। झिझकते हुए रवि ने कुछ नहीं कहा। दरअसल कमल साजिश के बहाने वहां बोनट खोलकर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद कमल ने रवि को कार में अपनी बातों में फंसा लिया और शकुंतला को कमलेश के घर छोड़ने के लिए राजी कर लिया। कमल ने रवि से कहा कि वह उसके साथ संभलखा में किसी परिचित के घर चले, जहां से उसे कुछ पैसे लेने हैं। रवि मना नहीं कर सका। शकुंतला को कमलेश के घर से थोड़ी दूर छोड़कर वे कार आगे ले गए। कार गणेश चला रहा था, कमल और रवि पीछे बैठे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद प्यास का बहाना करके कमल ने डिग्गी से कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें निकाली और एक खुद पी ली और दूसरी रवि को दे दी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीते ही रवि का सिर घूमने लगा और वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर में रवि पूरी तरह बेहोश हो गया। कमल कार में ही बेहोश हो गया और उसने रवि का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने रवि का मोबाइल फोन बंद कर दिया और रास्ते में फोन की बैटरी, सिम कार्ड और अन्य पार्ट्स तोड़ दिए। चालक गणेश कमल के आदेश पर कार को अलवर ले आया। वहां पहुंचकर कमल ने बिल्डिंग मटेरियल से रस्सी निकाली और 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मोबाइल फोन दबा दिया और फिर से बांध दिया। घटना वाले दिन कमल अपना मोबाइल दिल्ली ही ले गया था। इधर जब वह रवि के घर नहीं पहुंचा तो शकुंतला ने उसके परिजनों को वही कहानी सुनाई जो कमल ने बताई थी। न तो शकुंतला ने और न ही उसके ससुराल वालों में से किसी ने पुलिस को बताया कि शकुंतला के पास भी मोबाइल फोन था। शकुंतला ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले उसके पास फोन था, लेकिन जब उसे वापस मिला तो उसने अपने भाई को दे दिया। इसीलिए शुरू से ही पुलिस को शकुंतला के मोबाइल फोन की जरूरत महसूस नहीं हुई। मृतक रवि के मोबाइल फोन की जो कॉल डिटेल पुलिस को मिली उसमें कोई संदिग्ध नंबर नहीं था। इसलिए पुलिस ने मोबाइल डिटेल की थ्योरी पर ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन जब कमल से पूछताछ की गई तो पता चला कि साजिश के तहत शकुंतला ने अपना मोबाइल फोन छिपाकर अपने साथ ले आई थी। लेकिन उसने फोन को साइलेंट करके अपने पर्स में छिपा रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर कमल से बात कर सके। 22 मार्च 2011 की दोपहर शकुंतला अपने पति रवि के साथ घर से निकली थी। रवि ने मैसेज में बताया था कि वह सड़क पर उसका इंतजार कर रहा है। शकुंतला जब तक ससुराल में रही उसने किसी को पता नहीं चलने दिया कि वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान वह न सिर्फ कमल से छुपकर बात करती रही, बल्कि उसे वहां होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी भी देती रही और शव के स्थान के बारे में भी बताती रही। जय भगवान के शक के आधार पर जब क्राइम ब्रांच ने कमल सिंह को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा। इसलिए पूछताछ के लिए जाने से पहले एक दिन उसने खाली प्लॉट में पड़े बोरे को बेच दिया और ड्राइवर गणेश से खुदाई कराई। कई फीट खुदाई करने के बाद उसे रवि का शव मिला। 5 महीने में शव हड्डियों का ढेर बन गया। कमल ने हड्डियों के ढेर को गड्ढे से बाहर निकाला और प्लास्टिक के बोरे में भर लिया। हड्डियां निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने सावधानी से हड्डियां निकाली और हड्डियों से भरी बोरी को अपने ट्रक में रखकर उसकी छत पर बैठ गया। अलवर से रेवाड़ी के रास्ते में 70 किलोमीटर की दूरी पर एक एक करके उसने बोरी से हड्डियां निकाली और उन्हें जंगल की ओर फेंक दिया। रवि की हड्डियां ढकने के बाद कमल ने अपने ड्राइवर गणेश को 1000 दिए और कहा कि वह अपने गांव वापस चला जाए और कभी वापस न आए क्योंकि पुलिस उसे पकड़ सकती है। डरकर गणेश अपने गांव वापस चला गया। इस बीच शकुंतला भी अलवर आ गई थी। कुछ दिनों तक कमल उससे छुपता रहा और उससे मिलता रहा, लेकिन बाद में उसने उसके परिवार से हमदर्दी दिखाई और उन्हें बताया कि उसके पास कुंगा नाम का एक ड्राइवर है, वह शकुंतला की शादी उसे करवा देगा। कमल ने बड़ी ही चतुराई से अपने ड्राइवर बबली के साथ शकुंतला की शादी का नाटक रच दिया। इसके बाद उसने उसे टपुकड़ा में ही दूसरे इलाके में मकान दिलवा दिया, लेकिन वहां बबली की जगह वह खुद शकुंतला के साथ पति की तरह रहता था। पूछताछ में यह भी पता चला कि कमल और शकुंतला का एक बच्चा भी है। हालांकि कमल समाज के सामने शकुंतला को बबली की पत्नी कहता था। जब कमल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया और उससे शकुंतला से संबंधों के बारे में पूछा गया तो पुलिस को पहली बार उसके अवैध संबंधों का शक हुआ। इस टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद शकुंतला और कमल डरकर भाग गए, जिससे पुलिस का शक बदल गया। वे किसी भी जगह पर कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रुकते थे। कमल और शकुंतला महीनों से लगातार अपने फोन नंबर बदल रहे थे। क्राइम ब्रांच ने कड़ी मशक्कत के बाद कमल के खाली प्लॉट की खुदाई करवाई
और उसकी पीठ रीढ़ की हड्डी और पसलियों के 25 टुकड़े बरामद किए, जिनका टेस्ट उसके पिता के डीएनए से मैच हुआ। अगर आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।